हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुरदीप और ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो मैंने आपको बेटा कल करवाया था महादेवी वर्मा जी का जो भक्तिन एक उनका संस्मरण था, रेखा चित्र था, वो मैंने आपको उसका सार बताया था और आज हम करेंगे उसके प्रश्नोत्तर। ठीक है बेटा। तो आपका पहला प्रश्न है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? तो जैसा कि मैंने आपको बेटा कल बताया था कि भक्तिन का असली नाम था लक्ष्मी, यानी कि लक्ष्मी, जो कि धन की देवी का एक प्रतीक होती है। लक्ष्मी हम सभी जानते हैं, भारतीय संस्कृति में लक्ष्मी को धन का प्रतीक माना जाता है, धन की देवी उन्हें कहा जाता है। बट जो भक्तिन थी यानी कि जो लक्ष्मी थी, वो अपने नाम के अनुरूप उसका जीवन नहीं था। उसको जो उसका जो जीवन था वो ज़्यादातर अभाव में ही गुजरा था। तो इसीलिए उसको अपना नाम बताने में हेजिटेशन होती थी, वो अपना नाम छुपाती थी क्योंकि थी तो वो गरीब, और अगर लोगों को वो नाम अगर बताती तो कहीं ना कहीं उसको शर्मिंदगी महसूस होती थी, तो इसीलिए वह अपना नाम लोगों से छुपाती थी। और भक्तिन नाम ये किसने दिया? ये जो नाम है भक्तिन, ये महादेवी वर्मा जी ने उन्हें दिया था जब वह शहर चली गई थी काम ढूंढने के लिए। तो भक्तिन की जो वेशभूषा देखकर उन्होंने उसका नाम भक्तिन रखा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर मुड़वाया हुआ था, उनके बाल छोटे छोटे थे और वो सिंपल साड़ी पहनती थी, बिल्कुल लट्ठे की एकदम, है ना। और बिल्कुल तुलसी की माला पहनती थी, बहुत ही सीधी दिखती है वो, सिंपल, है ना। तो इसीलिए फिर उसको उन्होंने भक्ति नाम दे दिया उनकी वेशभूषा के कारण। और दूसरा आपका प्रश्न है कि दो कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जिठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या आप इससे सहमत हैं? तो देखिए बेटा, अब इसमें दो धारणाएं हैं। हम अक्सर ये आपने भी सुना होगा कि औरत की दुश्मन औरत ज़्यादा होती है, मर्द इतना दुश्मन नहीं होता जितनी औरत स्वयं की दुश्मनी जो है दुश्मन बन जाती है। लेकिन शायद ये उतना सत्य नहीं है। इसका रीज़न ये है, अगर हम इसकी मानसिकता पर जाएं, अगर हम इसके मनोविज्ञान पर जाएं, तो पुरुष प्रधान समाज ने क्या किया है, औरतों के दिमाग में ही ये डाल दिया है कि वह दोयम दर्जे की है, पुरुष बड़ा है, पुरुष नंबर 1 है और वो दोयम दर्जे की है, वो सेकंड क्लास का है उनका जो जीवन है, और पुरुष ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वही समाज में उसका महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और परिवार में उसकी भूमिका रहती है। औरत का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना होता है, और वह भी अगर वो एक मेल बच्चे को, यानी कि अगर वो लड़का पैदा करती है, यही उसका उद्देश्य होना चाहिए जीवन का, और उस लड़के को बड़ा करना और वंश को आगे बढ़ाना, ये उसके काम है। तो पुरुषों द्वारा जो एक किसी समय में ये जो धारणाएं औरतों के दिमाग में फिट करके रखी हैं, वही धारणाएं औरतों के मन में भी चल पड़ती हैं। इसीलिए औरत भी अपने आप को नीचा समझती है और पुरुषों को ऊंचा समझती है। अपने पतियों को, बाप को, भाई को, वो उन्हें श्रेष्ठ लगते हैं। बच्चों, आपने आम देखा होगा कि चाहे शहर है चाहे गांव है, औरतें आदमियों पर कहीं ना कहीं जो है वो निर्भर रहती हैं। शहरों में थोड़ा अंतर आ गया है, लेकिन आज भी उन्हें इतनी आज़ादी नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। एक औरत जो है वो तरकारी भाजी के अलावा अपना ज़्यादा से ज़्यादा सूट लेके आ सकती है और उसकी कोई ज़्यादा हैसियत नहीं होती। लेकिन जो पुरुष है वो गाड़ी खरीद के भी लेके आ सकता है, वो बाइक भी खरीद के खड़ा कर सकता है, वो फ्रिज ले सकता है, टीवी ले सकता है। लेकिन एक औरत चाहे वो खुद से पैसे कमा रही हो, लेकिन फिर भी उसकी इतनी हैसियत नहीं वो बना पाती, उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो पाती कि कभी वो अपने पति को सरप्राइज दे कि भी आज टीवी जो है उसने स्वयं खरीद लिया। क्यों? या उसने ये फ्रिज ले लिया अपने आप। वो अपने पति के साथ जाएगी, उससे सलाह करेगी, फिर मतलब कि वो उसको लेते, यानी कि उसे अपनी बुद्धि पे एतबार नहीं होता कि वो भी कोई इस तरह की जो कोई महंगी चीज़ है वो खरीद सकती है। पुरुष चाहे जैसा भी हो, चाहे पढ़ा लिखा है या नहीं है, लेकिन वो जो है वो सब कुछ काम कर सकता है। तो इस प्रकार की जो मानसिकता है, ये जो मानसिकता दी गई है एक्चुअल में ये पुरुषों की ही दी गई है। ठीक है। तो उसी का शिकार होती है जो भक्तिन भी है, उसको भी ये लगता है कि हाँ भाई, उसकी उसने बेटियां पैदा कर रखी हैं
और 3-3 बेटियां उसकी क्यों हुई? एक पुत्र लालसा में हुई होंगी। और आज भी आप अपने समाज में आसपास निगाह मारिए बेटा, ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो पुत्र प्राप्ति के लिए 5-5 6-6 जो लड़कियां हैं वो पैदा कर लेते हैं। तो ये एक विडंबना है बेटा जो पुरुष समाज ने ही एक औरत के अंदर भर रखी है। इसीलिए मैं या हम इस बात से सहमत नहीं हो सकते कि औरत ही औरत की दुश्मन है। बेशक ये ऐसा दिखने में नजर आता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये मानसिकता भी कहीं ना कहीं पुरुषों की ही देन है। तीसरा आपका प्रश्न है बेटा, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री का मानवाधिकार को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? आपको बेटा शायद आपको इस बात का अंदाज़ा हो कि औरतों को पहले अपना पति चुनने की इजाज़त थी नहीं। आप चाहे रामायण की बात कर लीजिए, चाहे महाभारत की भी कर लीजिए, हमारे सबसे पुराने एपिक हैं, महाकाव्य हैं हमारे। तो आपने देखा होगा कि भई ऐसे कोई ना कोई प्रतियोगिता रख दी जाती थी कि भई जो इसका निशाना लगाएगा उसको वो विजेता होगा, वही उसका पति होगा। यानी कि औरत की अपनी चॉइस नहीं होती थी। बेशक वो राजकुमारी है, लेकिन वो किससे विवाह करेगी? जो मछली की आँख को भेदेगा। यानी कि अर्जुन ने मछली की आँख भेद दी तो अर्जुन से उसकी शादी हो गई। ठीक है। रामचंद्र जी ने अगर धनुष तोड़ दिया, वो शिव धनुष जो तोड़ दिया, तो उनसे उसकी शादी हो गई। अगर कोई और तोड़ देता तो सीता जी की शादी उनसे हो जाती। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, मतलब हम देखो बात कर रहे हैं, इतने महान पुरुषों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी यही होता रहा है महाभारत और रामायण काल के समय से भी कि स्त्री को मनपसंद का जो पति है, हालांकि स्वयंवर की प्रथा भी कहीं ना कहीं उस वक्त प्रचलित थी कि भाई राजकुमारी से शादी करने के लिए बहुत सारे राजकुमार आते थे, और जो राजकुमारी को पसंद आता था वो सबको देखती थी, और जो उसको अच्छा लगता था वो उसके वो अपना वर माला जो उसके गले में डाल देती थी। तो ये प्रथा तो देखो कहीं ना कहीं ठीक लगती है, लेकिन इसको भी बाद में मतलब चेंज कर दिया गया कि भाई जो इस तरह कोई शर्तें रख दी जाती थी कि भाई जो है ये काम करेगा उससे शादी होगी, जो ये तोड़ देगा उससे शादी होगी, या जो ऐसा कर देगा, जो ये प्रतियोगिता जीत जाएगा। तो इस प्रकार की बेटा ये जो चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि ये औरतों की मर्जी से विवाह करने के ये खिलाफ ही जो साजिश ही ये कही जा सकती है एक किस्म से। तो आज की तारीख में भी बेटा ऐसा ही है कहीं ना कहीं, है ना, कि जो थोप दिए जाते हैं। अब जैसे भक्तिन की जो बेटी थी, तो वो नहीं चाहती थी उस तीतरबाज से शादी करना, और भक्तिन ने भी मना कर दिया था लक्ष्मण ने कि भाई मैं बेटी के लिए तीतरबाज लड़का सही नहीं है, बेशक वो विधवा है या घर पे बैठी हुई है। लेकिन उसके जेठ के बच्चे क्या करते हैं, वो धोखे से उस लड़की को उसी कोठरी में बंद कर देते हैं, है ना, जहाँ पर वो पहले से जो तीतरबाज वो बैठा होता है, और लोगों को वो बुला लेते हैं कि भाई देखो ये तो गलत है आपस में, तो अब इनकी शादी कर देनी चाहिए। तो मात्र ये घटना नहीं है, ये दुर्घटना नहीं है, बल्कि एक साजिश है जो कि स्त्रियों के मनपसंद से वर चूज करने के अधिकार की ये अगेंस्ट ये एक पुरुष समाज की एक सोच है। अगला प्रश्न है बेटा कि भक्तिन अच्छी है, यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? देखिए, लेखिका ने बहुत उसकी तारीफ की है, वो इतनी ज़्यादा उस पर डिपेंडेंट हो गई थी कि उसका जी नहीं लगता था। वो मैंने आपको बताया था उस सार में कि वो ये सोचती है महादेवी जी कि आज इसने अपनी बेटी को तो मना कर दिया कि मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी, पर जिस दिन इसको यमराज जी का बुलावा आ गया उस दिन ये क्या कहेगी और उस दिन मैं भी क्या करूंगी इसके बिना। मतलब उसको बहुत ज़्यादा आदत पड़ चुकी थी महादेवी जी को भक्तिन की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें दुर्गुण नहीं थे। देखिए, ये सब में होता है, हम गुणों और अवगुणों का ही हम भंडार होते हैं, ये सभी की ये बात है। तो अब लेखिका ने उनके बारे में ऐसा क्यों कहा था? तो उसमें एक दुर्गुण तो बेटा ये था कि वो जैसे लेखिका के घर में जो पैसे पड़े होते थे ना इधर उधर, तो वहां से वो पैसे उठा लेती थी और उठा के वो अनाज घर में एक मटकी रखी हुई थी उसमें जाके छुपा देती थी, और पकड़े जाने पर कहती कि ये चोरी थोड़ी ना कि मैं तो पैसे संभाल के रखे हैं। और फिर वो क्या करती थी, मतलब कि वो दूसरों को अपने अकॉर्डिंग ढालने में माहिर थी। उसने महादेवी जी को भी अपने अकॉर्डिंग जो है वो ढाल लिया था। लेकिन जब महादेवी जी ने उसको ये कहा था कि भाई आप जो हैं भी इस तरह भी सिर मत मुड़वाया करो, उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो वो कहती है कि नहीं, ये तो शास्त्रों में भी लिखा है। मतलब अपनी बात को वो शास्त्रों का तर्क दे के मनवा लेती थी, जबकि उनको इस चीज़ का कोई ज्ञान भी नहीं था कि क्या लिखा है और कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। और
जो वो खाना बनाती थी बेटा वो इतना बुरा बनाती थी, बिल्कुल देहाती स्टाइल में बनाती थी, जो महादेवी जी को पसंद भी नहीं आता था। और जब महादेवी जी ये कहती हैं कि भी खाना उनको पसंद नहीं है, तो ये क्या बनाया है तुमने, तो वो कहती कि इससे अच्छा खाना तो तुम्हें कभी कहीं नसीब भी नहीं होगा। मतलब वो कहती कि ये बहुत अच्छा खाना बनाया है, इससे ऊपर जो खाना है वो नहीं हो सकता। तो मतलब वो अपने आप को सर्वोपरि समझती हैं, अपने आप को वो दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं ढालती, लेकिन दूसरों को वो मजबूर कर देती हैं अपने अकॉर्डिंग ढलने के लिए। तो इस प्रकार उनमें थोड़ी छोटी छोटी जो है थोड़े से दुर्गुण है। या जैसे कि महादेवी जी गुस्सा ना करें, इसलिए कई बार वो क्या करती है कि अपनी बात को ना वो गोलमोल करके और उस अंदाज में वो गलत तरीके से पेश कर देती है। तो ऐसी है ये भक्तिन। पांचवा प्रश्न है आपका कि भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा में से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है, कि जो भक्तिन है वो शास्त्रों के प्रश्नों को भी सुलझा लेती है। तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि वो विधवा थी, तो अपने जो सिर वो मुंडवा के रखती थी, खुटवा कर रखती थी अपने सिर को। तो महादेवी जी को पसंद नहीं था इस तरह औरतों के ऐसे छोटे छोटे बाल। तो वो कहती हैं कि भक्तिन तुम ऐसा मत किया करो, अपने बाल मत कटवाया करो, ये ऐसे ठीक लगते हैं, मतलब इनको बड़े रखो आप। तो कहती है कि जी इस तरह बाल कटवाना तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। और वो एक एग्जाम्पल भी देती हैं, कहती हैं तीरथ गए मुंडवाए सिद्ध। अब ये बात कहाँ लिखी है, किसने लिखी है, ये उसको कुछ नहीं पता था, लेकिन अपनी बात को वो शास्त्रों का हवाला देके वो बात करती है। ठीक है, हालांकि देखा जाए तो ये भी एक पुरुषों की ही मानसिकता है कि भाई अगर कोई औरत विधवा होती है तो उसे अपने बाल कटवा लेने चाहिए। अब देखो, अगर कोई विदुर है यानी कि जिसकी पत्नी मर जाए, तो क्या वो आदमी ऐसा करता है अपने साथ कि हाँ भी वो भी अपना सिर ऐसे रखेगा और वो अब कभी बाल नहीं बढ़ने देगा? क्योंकि बाल जो है वो देखो किसी भी इंसान की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं, अगर खूबसूरत सिर पे बाल होते हैं तो औरतों को वो इसलिए मजबूर करते थे बाल कटवाने के लिए कि ताकि वो खूबसूरत ना लगे और कोई पुरुष जो है उनकी तरफ आकर्षित ना हो। तो इस प्रकार की जो जातियां हैं, ये कहीं ना कहीं महादेवी जी ने उनका भी इसमें अप्रत्यक्ष रूप से उनका भी जो है मेंशन किया है। अगला है बेटा आपका लास्ट प्रश्न है कि भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई थी? देखिए, महादेवी हमेशा शहर में ही रही थी, वो हॉस्टल में पड़ी बड़ी, फिर वहीं पे उन्होंने जॉब किया, अच्छे से अच्छी जगह पे उन्होंने जॉब किया, और वो शहरी थी। लेकिन जब उनका वास्ता भक्तिन से पड़ता है तो वो उनको एकदम से देहाती बना देती हैं। इसका रीज़न ये है बेटा, क्योंकि महादेव वो ऐसी थी ये भक्तिन की, वो जैसी खुद थी ना, वो चाहती थी कि दूसरे भी वैसा ही रहें। तो वो खुद को तो नहीं बदलती थी, लेकिन वो दूसरों को बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। तो जैसी वो खुद रहती थी, महादेवी जी को भी लगभग उन्हें वैसा ही रहने पे उनको कहीं ना कहीं मजबूर ही कर दिया था। अब वो देहाती कैसी हो गई थी, क्योंकि वो उनके कपड़े भी नहीं ढंग से मतलब प्रेस करके रखती थी, वो उसे मुचड़े टोटे मोटे ऐसे कपड़े डालने पड़ते थे, सलवट वाली साड़ी डालनी पड़ती थी, क्योंकि उन्हें ढंग से तय लगाना ही नहीं आता था। तो उनकी साड़ी को वो ऐसे गुचड़ मुचड़ सा करके और ऐसे रख देती थी और वैसे उठा के उनको पकड़ा देती थी। तो अब वो ऐसी सलवट वाली साड़ी पहन के जाती थी, जैसे गाँव वाले लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करते कि भी कैसे कपड़े डाले हुए हैं। तो वो बेचारी उनको भी ऐसे मजबूर कर दिया। और अगर खाने की बात करें तो आप देखो यहाँ पे कितना अच्छा लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है, बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं, ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है, सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर में हलवे को लजा सकती है। मतलब उसके सामने कुछ भी नहीं हलवा। इस प्रकार की जो है ना, ये खिचड़ी है, ये इस तरह का जो देहाती खाना है, उन्होंने पूरा मजबूर कर दिया था महादेवी जी को वही खाने पे। और वो खुद इतनी स्ट्रिक्ट थी बेटा कि देखो महादेवी जी ने कितना अच्छा लिखा हुआ है कि उन्होंने गाँव की तो इतनी चीज़ें उन्हें खिला दी, लेकिन यहाँ का रसगुल्ला यानी शहर का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका था। तो कितनी हंसी की बात भी है, मज़ेदार बात भी है कि देखो कि खुद तो उसने इतना ज़्यादा बदल दिया और उसने आज तक कभी रसगुल्ले का टेस्ट भी नहीं किया था। मतलब वो शहर में आके खुद तो ऐसी पेंडू ही बनी रही, ग्रामीण महिलाई ही बनी रही, लेकिन उसने बल्कि महादेवी को भी एक ग्रामीण महिला की तरह ही बना दिया, लेकिन स्वयं उस पे शहर का रत्ती भर भी असर नहीं आया था। तो ये थे बेटा आपके अभ्यास के प्रश्न, 6 प्रश्न। तो ये आप बेटा अपनी कॉपी में भी लिखोगे और फेयर कॉपी आप अपनी रेडी कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा, मज़ेदार लगा और प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ आ गए। तो आपने अपनी कॉपीज़ में अभ्यास के जो हैं, ये अभ्यास के जो 6 प्रश्न हैं, तो यही आपने करने हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।